हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताने वाले हैं, जहां सबसे पहले बताएंगे भारत की मोदी सरकार ने अब जम्मू कश्मीर को दहलाने वाले दुश्मनों को लेकर बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। दोस्तों, अब दुश्मनों का काउंट डाउन हो गया है शुरू। बताएंगे क्या बड़ा फैसला लिया है मोदी सरकार ने रातों रात। तो वहीं बताएंगे फर्जी बम वाली कॉल को लेकर जारी कर दी मोदी सरकार ने एडवाइजरी। केंद्र सरकार का सख्त प्लान बताएंगे क्या एडवाइजरी जारी की गई है, लगे हाथों बताएंगे। कनाडा के सामने कड़ा रुख अपनाएगा अपना भारत। जयशंकर जी ने 2 टूक दे दिया बड़ा संदेश। और भारत चीन के बीच एलएसी पर कैसे बनी सहमति बताएंगे। भारत चीन सीमा पर 2 वजहों से हुआ है समझौता, वो कौन कौन सी 2 वजह हैं तो वहीं आपको बताएंगे। झारखंड में चुनाव से पहले बीजेपी ने बदल डाला अपना अध्यक्ष। जी हां, जेपी नड्डा ने दूसरे को सौंप दी जिम्मेदारी। बताएंगे बड़ा एक्शन बीजेपी का दोस्तों। और अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जानना है बेहद जरूरी, सारी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश में निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं और दुश्मनों की हालत पतली बनते हुए देखना चाहते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर में सेना की ताकत बढ़ाने के लिए और दुश्मनों के खात्मे के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। दोस्तों, सेना को नए आधुनिक हथियार प्रोवाइड करवाया गया है, जिसमें रोबो म्यूल रेडी जैसे हथियार मुहैया कराए गए। आप भी जानकर चौंक जाएंगे। बता दें, देश के दुश्मनों को पटखनी देने के लिए भारतीय सेना में 3 नए हथियारों की एंट्री हुई है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो गई है। इसमें पहला है रोबोटिक म्यूल यानी रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, जो पहाड़ से लेकर नदी तक में उतरकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। दूसरा है इंडियन मेड लॉजिस्टिक्स ड्रोन, जो आसमान में देश की रक्षा के लिए तैयार रहेगा। और तीसरा है अटोर N-1200, जो एक अत्याधुनिक वाहन है। जगह कोई भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, अटोर N-1200 कहीं भी जा सकता है। जी हां, भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए 100 रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट यानी कि म्यूल दिखाए हैं। इन म्यूल के आने से भारतीय सेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया है। रोबोटिक म्यूल एक रोबो डॉग है जो युद्ध और सर्च ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 40 से 55 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी काम कर सकता है। और दूसरी खासियत है कि म्यूल 15 किलोग्राम तक का वजन उठाकर पहाड़ों पर आसानी से चढ़ भी सकता है। जी हां दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से भारतीय सेनाओं पर और भारत के लोगों पर वार कर रहे थे ये आतंकवादी, इनको करारा जवाब देने के लिए और सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए भारत की मोदी सरकार ने अपने जवानों को और भी ज्यादा सशक्त और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। जी ऐसे में अगर मोदी जी के इस कदम का आप सराहना करते हैं तो नाइस डिसीजन कहना कमेंट में मत भूलिएगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, अब आपको बता दें, ये तो रही हथियारों की बात। अब बात कर लेते हैं सैनिकों के डिप्लॉयमेंट की। तो बीएसएफ को मिले हैं 629 नए शूरवीर। सरहद की करेंगे ये निगरानी। 44 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद सेना में हुए शामिल। जी हां, दरअसल कश्मीर स्थित बीएसएफ के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में रंगरूटों की भव्य पासिंग आउट परेड और सत्यापन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में 629 रंगरूटों को सीमा सुरक्षा बल में सामान्य ड्यूटी में बहादुर सीमा प्रहरी के रूप में शामिल किया गया। भारत भर के 8 राज्यों से आए रंगरूटों ने सीमा सुरक्षा चुनौतियों के साथ साथ कानून और व्यवस्था की ड्यूटी के लिए खुद को तैयार करने के लिए कठोर प्रशिक्षण लिया। 44 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में रंगरूटों को विभिन्न हथियारों को संभालने, फायरिंग कौशल, सीमा प्रबंधन, शारीरिक दक्षता और धीरज, फील्ड क्राफ्ट और रणनीति, आतंकवाद, उग्रवाद, कानून और व्यवस्था और मानवाधिकारों में दक्षता हासिल हुई है। जी हां, ऐसे में इन 629 शूरवीरों को ऑल द बेस्ट कहना मत भूलेगा, ताकि अच्छे से अपना पराक्रम दिखा सके आपके आशीर्वाद से। तो वहीं आपको बता दें, केंद्र सरकार का बड़ा ही सख्त एक्शन बम की फर्जी कॉल को लेकर जारी हुई एडवाइजरी। जी हां, इंडियन एयरलाइंस की 33 फ्लाइट्स में शनिवार को फिर बम होने की धमकी मिली है। इस तरह 13 दिनों में 300 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बम होने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि ये सभी जांच में झूठी निकली है। उधर केंद्र सरकार ने इन धमकियों पर सख्त रवैया अपनाया है। आईटी मिनिस्ट्री ने शाम को एडवाइजरी जारी करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा है कि अगर वे ऐसी झूठी सूचनाओं को फौरन नहीं हटाते हैं तो उन्हें आईटी एक्ट के तहत मिलने वाली इम्यूनिटी रद्द कर दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी सूचनाओं को तुरंत हटाकर इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी देनी होगी। पिछले दिनों प्लेन को मिली धमकियों की वजह से एयरलाइन सर्विस बुरी तरह प्रभावित हुई है। एविएशन मिनिस्ट्री को 600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 13 दिन में 300 पार हुआ फ्लाइट्स को फर्जी धमकी का आंकड़ा, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा होता है दोस्तों, जिसने पूरे एयरलाइंस ग्रुप को ही अफेक्ट किया है, जो कि एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि नुकसान हुआ है। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, कनाडा के सामने कड़ा रुख अपनाएगा अपना भारत। जयशंकर ने 2 टूक दे दिया संदेश। जी हां, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शनिवार को जस्टिन ट्रूडो सरकार की तरफ से भारतीय उच्चायुक्त और राजनयिकों को निशाना बनाने के लिए कनाडा की आलोचना की। जयशंकर ने कहा कि हम कनाडा सरकार द्वारा हमारे उच्चायुक्त और राजनयिक
नायकों को निशाना बनाने के तरीके को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। विदेश मंत्री पुणे में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में उभरते अवसर विषय पर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। जयशंकर जी ने कहा कि भारत स्पष्ट रूप से कड़ा रुख अपनाएगा जो उसने अपने राष्ट्रीय हित, अखंडता और संप्रभुता के संबंध में अपनाया है। 13 अक्टूबर को कनाडाई अधिकारियों ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया था। कनाडा की कार्रवाई की निंदा करते हुए भारत ने अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया। जी हाँ, जयशंकर जी ने कहा कि भारत ने सबसे पहले उत्तरी अमेरिकी देश में संगठित अपराध की मौजूदगी का मुद्दा उठाया था, लेकिन चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम उन्हें बता रहे थे और वे सुन नहीं रहे थे और ये लंबे समय से अनुमेय माहौल के कारण हो रहा है। जयशंकर जी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये एक खास राजनीतिक चरण या राजनीतिक ताकतों के समूह का मुद्दा है। हम निश्चित रूप से उम्मीद करेंगे कि अधिक समझदार, अधिक शांत, अधिक जिम्मेदार खुद को स्थापित करेंगे। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, जयशंकर जी ने बताया है कि भारत और चीन के बीच LAC पर किस प्रकार बनी है सहमति, वो कौन से 2 वजह है जिनके वजह से समझौता हो पाया है। जयशंकर जी ने कहा कि भारत सरकार का अपनी बात पर अड़े रहना काम कर गया। आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसके 2 कारण है। पहला कारण है कि हम अपनी बात से पीछे नहीं हटे। ये केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि सेना देश की रक्षा के लिए हर मौके पर डटी रही और कूटनीति ने अपना काम कर दिखाया। तो वहीं दूसरा कारण है दोस्तों, पिछले 1 दशक में हमने अपने बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया है। जयशंकर जी ने कहा, मुझे लगता है कि इन 2 कारणों के चलते भारत चीन सीमा विवाद पर पेट्रोलिंग का मुद्दा हल हो सका है। विदेश मंत्री ने यह बात शनिवार को पुणे के एक कार्यक्रम में कही। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, भारत ने UNSC में पाकिस्तान को धो डाला। जी हाँ, दुनिया के सामने जमकर लगा दी उसकी क्लास। दोस्तों, भारत ने महिला शांति और सुरक्षा WPS एजेंडे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की बैठक के दौरान पाकिस्तान के शरारती उकसावे और राजनीतिक दुष्प्रचार की जमकर आलोचना की। इस दौरान भारत ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से हिंदू, सिख और ईसाई महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P हरीश ने शुक्रवार को UNSC में कहा कि यह निंदनीय है, लेकिन पूरी तरह से अनुमान के अनुरूप है कि एक प्रतिनिधिमंडल ने गलत और भ्रामक सूचनाएं फैलाने की अपनी आजमाई हुई रणनीति के आधार पर शरारती उकसावे को हवा देने का विकल्प चुना है। हरीश ने बदलते परिवेश में शांति स्थापित करने वाली महिलाएं विषय पर UNSC में आयोजित खुली बहस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दे को फिर से उठाए जाने पर हरीश ने जोरदार जवाब देते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण वार्षिक बहस में इस तरह के राजनीतिक दुष्प्रचार में लिप्त होना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि उस देश यानी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से हिंदू, सिख और ईसाई महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, बांग्लादेश में लहराया भगवा चटगांव में हक के लिए हजारों हिंदुओं ने उठाई अपनी आवाज। मोहम्मद यूनुस को ढाका मार्च की दे दी चेतावनी। जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के हजारों लोगों ने शुक्रवार को चटगांव के ऐतिहासिक लाल दिघी मैदान में प्रदर्शन किया। रैली में हिंदू समुदाय ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार से देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। हिंदू समुदाय ने कहा कि जब तक अंतरिम सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तब तक वे प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। भारत में स्वयं निर्वासन में रह रही बांग्लादेश की प्रख्यात लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर विशाल रैली का वीडियो शेयर किया है। तस्लीमा ने लिखा कि सनातन जागरण मंच ने शुक्रवार बांग्लादेश के चटगांव में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा की मांग करते हुए एक विशाल रैली का आयोजन किया। हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के बैनर तले एकत्रित हुए लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी 8 मांगे नहीं मांगी गई तो वो ढाका की ओर मार्च करेंगे। ये हाल के महीनों में बांग्लादेश के हिंदू समुदाय का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। आप इस पिक्चर्स को देखकर, फोटोज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि कितने अधिक मात्रा में हिंदू समुदाय के लोग एकत्रित हुए हैं, जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, इसके बाद भारत से RSS नेता दत्तात्रेय हौसले की भी बहुत बड़ी अपील आई है इन हिंदुओं को लेकर, जहां इन्होंने कह दिया कि मातृभूमि ना छोड़े बांग्लादेशी हिंदू, वहीं रहे और भागे नहीं। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के नेता दत्तात्रेय होसबोले ने शनिवार को कहा कि बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को वहां रहना चाहिए और पलायन नहीं करना चाहिए। होसबोले ने संयुक्त राष्ट्र से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा है कि 16 जुलाई से 11 अगस्त के बीच बांग्लादेश में लगभग 650 लोग मारे गए। मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक के समापन के दिन पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के सरकार्यवाह ने कहा कि भारत सरकार ने कहा है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगी। संघ ने यह बयान जारी किया है कि वहां का हिंदू समुदाय वहीं रहेगा। बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को भागना नहीं चाहिए, उन्हें वहीं रहना चाहिए। ये उनकी मातृभूमि है। भारत ने बांग्लादेश की 1971 में पाकिस्तान से आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम कहते हैं कि वहाँ एक शक्ति पीठ है, उस हिस्से ने हमारे आजादी के इतिहास में बहुत योगदान दिया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हिंदू समुदाय वहाँ से पलायन ना करे, इसके लिए उनकी रक्षा की जानी चाहिए। साथ ही साथ बता दें, भारत जर्मनी ने AI और सेमीकंडक्टर सहयोग के लिए तैयार कर दिया रोड मैप। दोस्तों,
भारत और जर्मनी ने कल एक नवाचार और प्रौद्योगिकी का रोड मैप जारी किया है, जिसका उद्देश्य एआई, सेमीकंडक्टर्स और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग को बढ़ावा देना है। यह समझौता उन कई करारों में से एक है जो शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच हुई अंतर सरकारी आयोग की बैठक में साइन किए गए। 2 दिन पहले जर्मनी ने भारत से हर साल 90,000 कुशल व्यक्तियों को भर्ती करने के लिए एक कुशल श्रमिक गतिशीलता रणनीति की घोषणा की। इसके तहत आज दोनों पक्षों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें इंडिया जर्मनी प्रबंधकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता और श्रम और रोजगार के लिए संयुक्त घोषणा पत्र शामिल है। आईजीसी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, हरित और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में बढ़ती सहयोग दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास का प्रतीक बन गया है। तो वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि हमने जो कार्रवाई की है वो बहुत आशाजनक है। ये एक स्वागत योग्य विकास है और साथ में काम करने के लिए अधिक विश्वास प्रदान करता है। तो वहीं नौसेना अभ्यास पर जर्मनी के अधिकारी ने कह दिया है कि भारत जर्मनी मिलकर दुनिया को सुरक्षित करना चाहते हैं। यूरोपीय राष्ट्र की नौसेना के रियर एडमिरल हेल्गे रिश ने कहा कि भारत और जर्मनी लोकतांत्रिक देश होने के साथ ही अच्छे साझेदार हैं। दोनों देश मिलकर दुनिया को सुरक्षित करना चाहते हैं। हेगले रिश की जर्मनी फ्रिगेट की टास्क फोर्स ग्रुप के कमांडर है। जर्मनी फ्रिगेट की 7 मई को दक्षिणी गोवा के मोरमुगाओ बंदरगाह पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में तैनाती की गई। तो वहीं बता दें, ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर दिया ये बड़ा आदेश। दरअसल ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की मांग को लेकर हिंदू पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी के बाकी हिस्सों का एएसआई सर्वे नहीं होगा। कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष का कहना है कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। ज्ञानवापी मामले के मुख्य मामले में 33 साल बाद ये फैसला आया है। वाराणसी की एफटीसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के अतिरिक्त सर्वेक्षण की मांग को खारिज कर दिया है। इस मामले से जुड़े मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण जुगल शंभू की अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी। तो वहीं बता दें, ईरान पर इजरायली हमले से मिडिल ईस्ट में फिर भड़क गया तनाव, एक्टिव हुआ भारत ने शनिवार को ईरान पर इजरायल के हमलों के बाद मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि हम पश्चिम एशिया में बढ़ रहे तनाव और इसके क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर गहराई से चिंतित हैं। हम सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने और वार्ता तथा कूटनीति के मार्ग पर लौटने का आग्रह करते हैं। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि वर्तमान झगड़ा किसी के हित में नहीं है, जबकि निर्दोष बंधक और नागरिक आबादी लगातार पीड़ित हो रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन भारतीय समुदाय के संपर्क में है और उनकी सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। भारत की इस प्रतिक्रिया को क्षेत्र में शांति बनाए रखने के प्रयासों के तहत देखा जा रहा है, जिसमें भारत ने स्पष्ट रूप से सभी पक्षों को संयम और संवाद का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ईरान के साथ युद्ध से क्यों बचता दिखाई दे रहा है अमेरिका। इजराइल 7 मोर्चों पर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जंग की कीमत बहुत ही ज्यादा बुरी है दोस्तों ईरान के लिए। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब युद्ध का रूप लेता दिखाई दे रहा है। इजराइल ने अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के शब्दों में इजराइल 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। इनमें गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद, वेस्ट बैंक में फतेह, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में असद सरकार, यमन में हुती विद्रोही, इराक में कत्ताइब हिजबुल्लाह और इन सब का संरक्षक ईरान शामिल है। अगर दोस्तों इजराइल से भारत की तुलना की जाए तो अपना देश सिर्फ 2 मोर्चों पर ही युद्ध के खतरों का सामना कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा शामिल है। ईरान और इजराइल में एक पूर्ण पैमाने का युद्ध हो सकता है, जिसे दोनों देश झेलना नहीं चाहेंगे। हालांकि अमेरिका कभी भी राजी नहीं होगा कि इजराइल ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करे। अगर ऐसा होता है तो मध्य पूर्व में अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा होगा और उसको ना चाहते हुए भी युद्ध में कूदना ही पड़ेगा। और यही कारण है कि डायरेक्ट युद्ध से बचता दिखाई दे रहा है अमेरिका। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, हम गरीब हैं साहब, कहाँ जाएंगे। जी हाँ, अन्नदाताओं की 1500 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने ठोका दावा, किसानों का हल्ला बोल। जी हाँ, देश भर में वक्फ बोर्ड कई जमीनों पर अपना दावा करता रहा है। इस वजह से लोग अपना कामकाज छोड़कर मामले को निपटाने में लगे हैं। कर्नाटक के विजयपुर जिले से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। जिले के होनवाड़ के ग्रामीणों का कहना है कि वक्फ बोर्ड उनकी जमीन को अपना बताकर उनसे छीन रहा है। एक किसान धरेश ने कहा कि विजयपुर जिले के अथनी तालुका के हलसांगी में हमारी 1500 एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन घोषित कर दी और इस वजह से हमें तहसीलदार का नोटिस मिला है। हम गरीब हैं, आप ही बताइए हम कहां जाएं। अगर हमें साबित करना है कि ये जमीन हमारी है तो हमें वक्फ बोर्ड के पास जाना होगा। मेरे पास सिर्फ यही जमीन है और अगर इस पर मेरा कोई हक नहीं है तो मैं कहां जाऊं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस वक्फ को हटाकर मुझे मेरी जमीन वापस दे दी जाए। एक किसान नेता ने कहा, यहाँ किसानों को अपने पूर्वजों से 1500 एकड़ जमीन विरासत में मिली है। वे इस पर खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर ये जमीन वक्फ में चली गई तो हम सड़क पर आ जाएंगे। अब ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि वक्फ पर सरकार को वाकई में कड़ाई करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं जमीन हथियाई तो नहीं गई है, तो अपनी राय बता दीजिएगा। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, चीन से खतरा के बीच अमेरिका ने
ताइवान को नज़ेम्स सहित 2 अरब अमेरिकी डॉलर के हथियार सौदे को दे दी मंजूरी। जी हाँ, अमेरिका ने ताइवान को सतह से हवा में मार करने वाली उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली नज़ेम्स यानी कि NASAMS की आपूर्ति सहित 2 अरब डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम से चीन नाराज हो सकता है। ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय ने शनिवार को संभावित हथियार बिक्री को मंजूरी देने के लिए वॉशिंगटन को धन्यवाद दिया। नज़ेम्स का पूरा नाम नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इस हथियार ने यूक्रेन में रशिया के खिलाफ जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया था। द्वीप के नए राष्ट्रपति लाई चिंगते के नेतृत्व में ताइवान अपनी रक्षा शक्ति को बढ़ा रहा है, क्योंकि चीन ने उसके खिलाफ अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा दिया है। चीन ताइवान पर अपना दावा करता रहा है। बीजिंग ने पिछले सप्ताह मई में लाई के पदभार संभालने के बाद से दूसरी बार ताइवान को घेरते हुए युद्ध अभ्यास किया था। जी हाँ दोस्तों, वही बता दें, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बहुत बड़ा आत्मघाती हमला, 8 लोगों की मौत, पुलिस चौकी थी हमलावरों का निशाना। दोस्तों, पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को एक पुलिस चौकी को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती हमले में 6 कानून प्रवर्तन कर्मियों समेत कम से कम 8 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार यह विस्फोट अफगानिस्तान की सीमा से लगे उत्तरी वजीरिस्तान कबायली जिले के मीर अली तहसील में असलम चेक पोस्ट पर हुआ। जानकारी के मुताबिक 3 पहिया वाहनों पर सवार होकर आए हमलावरों ने चेक पोस्ट और सुरक्षा बलों के वाहनों को टक्कर मारी, जिसके बाद हुए विस्फोट में 4 पुलिसकर्मियों, 2 सैनिकों और 2 नागरिकों समेत कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। इस विस्फोट में कई अन्य लोग घायल भी हुए और उन्हें मीरान शाह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के अनुसार हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। साथ ही साथ बता दें, सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में फंसाने की मिल गई सजा, बोइंग को हुआ बहुत बड़ा नुकसान। दोस्तों, भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और अमेरिका के बूच बिलमोर जून महीने से ही अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। दोनों की धरती पर अब अगले साल फरवरी में ही वापसी हो पाएगी, लेकिन इसी बीच दोनों को अंतरिक्ष में फंसाने वाली कंपनी बोइंग स्टार लाइनर को सजा मिल गई है। कंपनी को अब फिर से $250 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। सेकंड क्वार्टर में भी कंपनी को $125 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ा था। दरअसल एरोस्पेस निर्माता बोइंग ने बताया कि उसे अपने संकटग्रस्त स्टार लाइनर प्रोग्राम की आय से $250 मिलियन का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ रहा है। बोइंग ने SEC को दी गई अपनी तीसरी तिमाही की आय रिपोर्ट में कहा गया कि उसने स्टार लाइनर प्रोग्राम में अग्रिम घाटे को $250 मिलियन तक बढ़ा दिया है, ताकि शेड्यूल में देरी और उच्च परीक्षण और प्रमाणन लागत को दर्शाया जा सके। लगे हाथों बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हैरिस और ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला, जीत के लिए दोनों नेताओं ने झोंकी ताकत। जी हाँ, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मुकाबला कड़ा हो चला है। चुनाव से 10 दिन पहले तक डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने स्विंग राज्यों के वोट पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 5 नवंबर को होने वाले चुनाव के बाद ही ये फैसला हो पाएगा कि अमेरिका की जनता किसके साथ खड़ी है, यानी किसके हाथ सत्ता को सौंपती है। इस बीच पोल सर्वे में भी दोनों नेताओं के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। CNN सर्वे के मुताबिक 47% मतदाता हैरिस और 47% मतदाता ट्रंप का समर्थन करते हैं। वहीं 20 से 23 अक्टूबर तक न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN कॉलेज के सर्वे में दोनों उम्मीदवार 48% के साथ बराबर हैं, जबकि शेष 4% को अपनी प्राथमिकता तय करनी है। तो वहीं फाइनेंशियल टाइम्स और मिशिगन यूनिवर्सिटी के रॉस स्कूल ऑफ बिजनेस के सर्वे में 44% मतदाताओं ने ट्रंप और 45% ने हैरिस पर भरोसा जताया है, जबकि 538 पोल ट्रैकर का मानना है कि हैरिस को 1.7% के साथ ट्रंप से बढ़त मिली है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, झारखंड में चुनाव से पहले बीजेपी ने बदला अध्यक्ष JP नड्डा ने पूर्व सांसद को सौंप दी जिम्मेदारी। जी हाँ, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अध्यक्ष बदल दिया है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने पूर्व सांसद रविंद्र कुमार को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। बता दें कि बाबूलाल मरांडी जुलाई 2023 से अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। उन्हें पार्टी ने धनवार से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में इतना बड़ा बदलाव समझ से परे है। प्रदेश में चुनाव से पहले बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष पद से हटाकर रविंद्र कुमार राय को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने पर कई राजनीति विश्लेषक अचंभित हैं, शॉक्ड हैं। ऐसा पहले भी होता आया है कि एक नेता पार्टी का अध्यक्ष होता है और विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहा होता है। कई अध्यक्ष तो बाद में CM भी बन जाते हैं। ऐसे में अगर पार्टी को कोई बदलाव करना होता तो वो चुनाव से पहले नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से करती। ऐसे में बीजेपी आला कमान के इस फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, महाराष्ट्र चुनाव के लिए भाजपा पर स्टार प्रचारकों की सूची जारी, प्रधानमंत्री मोदी जी समेत ये है नाम। बता दें, भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं के नाम शामिल है। जी हां, साथ ही बता दें, भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक और कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें 22 नाम शामिल है। इस पार्टी ने मलकापुर, गढ़चिरौली, लातूर, सोलापुर, मध्य शहरी समेत कुल 22 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। लिस्ट में चैनसुख, मदन लाल संचेती, मिलिंद रामजी नरोटे, देवेंद्र राजेश कोठे तक का नाम शामिल है। साथ ही साथ तो उधर कांग्रेस ने भी तीसरी सूची जारी करके अंधेरी
पंजाबी वेस्ट से सचिन सावंत को टिकट। 16 कैंडिडेट में कौन कौन है शामिल बता दें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कैंडिडेट की तीसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने तीसरी सूची में कुल 16 कैंडिडेट के नाम घोषित किए हैं। इनमें मुंबई के कुछ सीटें भी शामिल हैं। कांग्रेस ने पहली और दूसरी सूची में 48 और 23 क्रमशः नाम घोषित किए थे। कांग्रेस ने अब तक 87 कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए हैं। इस बार के 16 वो कौन कौन से नाम है तो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं दोस्तों, कहां से किसको टिकट मिला है नाम के साथ। तो जैसे ही महाराष्ट्र में कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी की, भड़क गई समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और दे दिया बड़ा बयान। महाराष्ट्र की भिवंडी वेस्ट सीट से दयानंद मोतीराम को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और अखिलेश यादव उनके लिए प्रचार करने भी गए थे। अब कांग्रेस द्वारा इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के ऐलान के बाद दोनों पार्टियों के बीच मतभेद गहरा गया है। अबू आजमी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी अब पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि 5 सीट नहीं मिली तो वो पूरी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी ने समाजवादी पार्टी के साथ धोखा किया है और उसकी 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बता दें कि सपा ने पहले ही 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे और उसने बाकी 7 सीटों की मांग की थी। साथ ही साथ बता दें, लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान विवाद में कूदे राकेश टिकैत, कहा मंदिर जाकर माफी मांग लो सलमान खान वरना पता नहीं कब टपकवा दे। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच चल रहे मामले को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिश्नोई समाज एक बड़ा समाज है, वो पर्यावरण और जीव की रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि जो विवाद इनके बीच चल रहा है, जिसमें सलमान खान के खिलाफ हिरण मारने का केस है, उनसे कहा गया है कि वो हमारे मंदिर में जाकर कहीं भी सॉरी फील कर ले तो रार निबट जाएगी, लड़ाई खत्म हो जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राकेश टिकैत का कहना है कि अगर वो सॉरी फील कर ले तो सही है, क्योंकि गलती तो होती रहती है, नहीं तो ये रार चलती रहेगी और इसमें पता नहीं कौन कौन लपेट में आएगा और रार जब निपट जाए तभी ठीक है। साध्वी प्राची द्वारा लॉरेंस बिश्नोई की गांधी से तुलना करने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि सबकी अपनी अपनी सोच है और वो भी रार की जड़ है जिसने ये कहा है। साथ ही साथ बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को दी है चेतावनी, कह दिया है जनता की मदद में अगर कोई भी लापरवाही हुई तो होगी बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शनिवार को अधिकारियों को चेतावनी दी कि जन समस्याओं के निस्तारण और पीड़ितों के मदद में विलंब या लापरवाही किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए तथा यदि लापरवाही हुई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ बता दें, छठ को लेकर पटना में तैयारियां तेज, सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दे दिए जरूरी निर्देश। जी हां, बिहार में छठ पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आगामी छठ पर्व की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। उन्होंने पटना में शनिवार को गंगा नदी के किनारे बने घाटों का निरीक्षण किया। इसके अलावा नीतीश कुमार ने अधिकारियों को स्वच्छता, सुरक्षा तथा श्रद्धालुओं के लिए कपड़े बदलने के अस्थायी कक्ष और शौचालय जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें, अंतिम खबर, आधार कार्ड अब नहीं माना जाएगा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। पहले भी नहीं माना जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला क्यों लिया है वो आपको बता दें। भारत में नागरिकों को कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड। इनमें से आधार कार्ड सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला दस्तावेज है और लगभग 90% भारतीय नागरिकों के पास ये मौजूद है। कई लोग इसे विभिन्न सरकारी कामों में सहायक दस्तावेज के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि कुछ इसे जन्म तिथि का प्रमाण भी मानते हैं। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मृत व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देने के मामले में आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आधार कार्ड को जन्मतिथि का प्रमाण माना था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्जवल मुहिया बेंच ने की। जी हाँ, ऐसे में यदि की सारी बड़ी खबर आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद कहना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर कर